हेलो दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि बच्चा जो हम क्लासेस लेकर आ रहे हैं आपके लिए डेली वाइज डेली रूटीन से क्लास लेकर आ रहे हैं। तो बच्चा ये जो क्लास रहने वाली है RPF कांस्टेबल एंड SI की क्लासेस है। तो ध्यान रखना, विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं साइंस के बच्चा। तो ध्यान रखना है, जितना भी साइंस का पोर्शन रहेगा बच्चा आपको पूरा का पूरा हम पोर्शन कराने वाले हैं बड़े मजेदार तरीके से। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपके कार्य से हमें मोटिवेशन मिलेगा और प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपके सामने, देखिए मेरे बच्चा, अपना एनालाइज लगाएं भाई कितने क्वेश्चन आपके ठीक रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, कहता है राइबोसोम बनाते हैं भाई। जो राइबोसोम होते हैं वो क्या बनाते हैं बच्चा? वो वसा बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं, प्रोटीन होते हैं, फिर स्टार्च होते हैं। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या जवाब होगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर जो रहेगा मेरे दोस्तों वो क्या रहेगा? बिल्कुल, जो क्या होता है बेटा, राइबोसोम जो होते हैं बच्चा, ये किसके अंदर पाए जाते हैं? ये सेल मतलब कि कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। सेल के अंदर मतलब कोशिका जो होती है, कोशिका के अंदर राइबोसोम्स जो होते हैं, इसी को कहते हैं बेटा प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वो बच्चा आपका कहा जाता है किसको? राइबोसोम को। तो इसका मतलब प्रोटीन की फैक्ट्री। जवाब नंबर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा सी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चा आपका? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा? भाई किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में बोलते हैं मेरे दोस्तों जीव द्रव्य। क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है। तो किसने गढ़ा भाई साहब? G.J. मेंडल ने, जोहान इवांजेलिस्ट या पुरकिंजे, जिसको हम बोलते हैं चार्ल्स डार्विन है, या फिर आपका रॉबर्ट हुक है। जल्दी से बताइए मेरे बच्चा जवाब क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई। क्या जवाब रहेगा? जोहान इवांजेलिस्ट क्या होता है? पुरकिंजे। वैसे सीधे से आंसर आएगा पुरकिंजे ने भाई साहब किसकी? जीव द्रव्य की खोज करी थी। और जीव द्रव्य जो होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है, ये कोशिका के अंदर और कोशिका जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर भरा हुआ होता है जीव द्रव्य। ठीक है बच्चा। चलिए, रॉबर्ट हुक हैं, ये कोशिका की खोज करता है। किसके हैं बच्चा? कोशिका की खोजकर्ता किसको कहा जाता है? वो किसको कहा जाता है? आपका रॉबर्ट हुक को। चार्ल्स डार्विन जो हैं वो विकासवाद का सिद्धांत जो दिया है वो भैया इन्होंने दिया है। और जो आपके जे जो जो मेंडल हैं, जॉन ग्रेगर मेंडल हैं ये, तो बच्चा इन्होंने किसके बेटा? इन्हें अनुवांशिकी का फादर कहा जाता है, अनुवांशिकी का पितामह। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का पितामह कहा जाता है भाई, ध्यान रखिए। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। तो क्या होगा मेरे बच्चों इसका जवाब? जवाब नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, देखिए बच्चा क्या कह रहा है। कहता है, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। कहता है कि एक संयोजी ऊतक है भाई, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कौन होता है? कोलेनकाइमा होता है, रक्त मतलब ब्लड होता है, स्क्लेरेनकाइमा होता है, या फिर पेरेनकाइमा होता है? जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा क्या? रक्त। रक्त जो होता है बच्चा इसको हम बोलते हैं ब्लड। क्या होता है? ब्लड इज अ क्या होता है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू। क्या होता है दोस्तों? ब्लड जो होता है ये क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ध्यान रखना है भाई। ठीक है जी। चलिए, बहुत राइट आंसर रहेगा इसका बी जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है। कहता है पौधों में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? ऊतक को दोस्तों क्या बोलते हैं? टिश्यू बोला जाता है, टिश्यू। ठीक है जी। तो कौन सा ऐसा टिश्यू होता है जो पानी का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है पेड़ पौधों के अंदर? तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों क्या जवाब होगा? बिल्कुल राइट आंसर देखिए, क्लोरोफिल, जाइलम, या फिर फाइलम, या फिर रंध्र। चलिए मेरे बच्चों जवाब देखिए, तो क्या होगा मेरे बच्चों जवाब? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जो जल को लेकर जाते हैं वो जाइलम होते हैं। पेड़ पौधों की जड़ों से जल जो पेड़ पौधों की पत्तियां तने तक जो जाता है वो जाइलम लेकर आते हैं, टिश्यू होते हैं बच्चा, ध्यान रखना है। और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? पेड़ पौधों की पत्तियों से भोजन को पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम करेगा। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना है। तो ये जल को लेकर जाएगा, कौन सा? जाइलम। और बच्चा जो फाइलम जो होता है, फाइलम कुछ जाइलम, और फ्लोएम होता है, फाइलम कुछ नहीं होता, ये फ्लोएम होता है। क्या होता है? फ्लोएम होता है। और फ्लोएम जो लेकर जाएगा मेरे बन्ना, वो क्या लेकर जाएगा? जो आपका भोजन जो होता है पेड़ पौधे के अंदर, जो भोजन होता है पेड़ पौधों की पत्तियों से, है ना, पेड़ पौधों की पत्तियों से भोजन को पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक ले जाता है। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्लोरोफिल पेड़ पौधों की पत्तियों में होता है, और रंध्र होते हैं स्टोमेटा, जो श्वसन जिससे पत्तियां करती हैं, पेड़ पौधे की जो पत्तियां श्वसन जो करती हैं वो स्टोमेटा से करती हैं। ठीक है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, एंजाइम मूलतः होते भाई, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन या फैट? जल्दी से बताइए बस क्या होता है?
देखता हूँ बच्चा जवाब क्या होगा भाई। यदि वीडियो अच्छी लग रही है गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपके कार्य से हमें मोटिवेशन मिलता है, प्रत्येक दिन हम आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और लाते रहेंगे। इसके साथ साथ बच्चा जितने भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे, साइंस का जितना भी पोर्शन रहेगा, जनरल साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा सिलेबस हम आपको यूट्यूब पर करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है इसका। तो ध्यान रखना है मेरे बच्चा, जुड़िए समय से और अच्छे से तैयारी करिए अपना। चलिए, तो जवाब क्या होगा मेरे बच्चा? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा मेरे बच्चों? ए जवाब रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, जवाब दें मेरे बच्चों। देखते हैं क्या राइट आंसर रहेगा, जल्दी से बताइए। कहता है कि मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। मतलब कि मटर के पौधे में ऐसा कौन सा गुण है जो नहीं पाया जाता है। तो कहता है फर्स्ट ऑप्शन झुर्रीदार बीज, मतलब कि जो बीज होंगे वो झुर्रीदार हो जाते हैं। बी ऑप्शन है हरी फली हो जाती है, मतलब फलियों का रंग कैसा होगा? हरा होगा। या फिर आपका गोल फली रहेगी या फिर गोल बीज रहेगा। तो बच्चा ये तो बात कहीं ना कहीं पेड़ पौधे के लिए सही रहेंगी, परंतु बात गलत है। झुर्रीदार बीज होगा तो उसमें कोई ना कोई क्या होता है, मतलब पिचक जाता है ना बीज, तो ध्यान रखना उसमें कोई ना कोई विकार पैदा हुआ है। तो बच्चा जवाब नंबर क्या होगा? ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। मटर के पौधे में ये गुण नहीं पाया जाता। और मटर के पौधे का आपको नाम पूछ लगे साइंटिफिक नेम, तो बच्चा वो क्या होता है? पीसम। क्या नाम होता है मेरे दोस्तों? पीसम सैटिवम क्या होता है मेरे बच्चा? इसका साइंटिफिक नाम होता है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और मटर के पौधे पर रिसर्च किया था किसने बच्चा? एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जॉन ग्रेगर मेंडल। मटर की विशेषताओं के बारे में बताया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भाई। कहता है कि एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है। मतलब कहने का मतलब ये, मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? बालिका मतलब कि फीमेल। क्या कह रहा है बच्चा? फीमेल के अंदर पूछ रहा है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ें और जवाब दें भाई। तो 44 मतलब कि क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। एक्स एक्स होता है। 22 गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स होता है। 44 गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाई होता है। या फिर 22 गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाई होता है। जल्दी से बताइए भाई फीमेल के अंदर। तो बच्चा देखिए 22 तो गुणसूत्र होते नहीं, ये बात तो यहाँ पर कट हो जाती है। 44 गुणसूत्र होते हैं परंतु ये मेल के अंदर होगा। 22 गुणसूत्र नहीं होते, पेयर हम कह सकते हैं, परंतु क्या होता है? एटोसोम ऑलोसोम होता है। ध्यान रखना, 2 भाग। तो बच्चा जवाब नंबर होगा बिल्कुल ए। क्योंकि बेटा आपके जो गुणसूत्र होते हैं मेरे दोस्तों, गुणसूत्र, इन गुणसूत्रों को जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, क्रोमोसोम्स को 2 पार्टों में बांटते हैं। एक तो होता है बच्चा आपका ऑटोसोम होता है, और एक क्या होता है? एलोसोम। क्या होता है? एक एटोसोम होता है और एक एलोसोम होता है। तो ध्यान रखना है भाई, ऑटोसोम्स जो होती है संख्या इनकी 44 होती है और इनकी संख्या होती है 2। यदि मैं इनकी संख्या है बच्चा, ध्यान रखना विशेष तौर पर, लिख लीजिए इस बात को। इसमें संख्या तो हम लिखेंगे अलग अलग है संख्या दोनों की। इनकी संख्या 2 है, इनकी संख्या 44 है। यदि मैं जोड़े की बात करूँ तो 22 जोड़ा होता है। कितने होते हैं? 22 जोड़े। एक जोड़े में 2 होते हैं, तो 22 जोड़ा। और इसमें जोड़ा कितना होता है? एक पेयर होता है, मतलब एक पेयर मतलब जोड़ा होता है। ध्यान रखना, एक जोड़ा इसमें होता है। एक जोड़े में 2 होते हैं, और ये 2 जो संख्या होती है ये वही होते हैं एक्स वाई, और कौन सा होता है? एक्स एक्स। आपको पता है मेल में कौन सा होगा, फीमेल में कौन सा होगा? फीमेल में होता है आपका एक्स एक्स, और मेल में कौन सा होता है बच्चा? आपका क्या होता है? एक्स वाई होता है। ठीक है बच्चा, तो यही बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं मेरे राजाओं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बच्चों का लिंग किसके निर्धारण होता है। बेटा जो जेंडर होता है, जेंडर, ठीक है जी, जेंडर जो होता है किस पर डिपेंड करता है भाई? गुणसूत्र से, माँ का रक्त समूह से, माता पिता के आर्च कारक से, या फिर पिता के रक्त समूह से। तो बच्चा ध्यान रखना है, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? फादर रेस्पॉन्सिबल होता है, पिता। जेंडर के लिए फादर, इसका मतलब पिता जो होता है, पिता रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ध्यान रखना है, जवाब इसका क्या होगा मेरे बच्चों? पिता के रक्त समूह हम कह सकते हैं, परंतु पिता इसके लिए क्या होता है? पिता इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जवाब नंबर डी होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है बच्चा, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर भाई 9 है, और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में जो रोग होते हैं, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिकी विकार है? इसका मतलब जेनेटिक बीमारी है। यदि आपके माँ बाप को रही है बीमारी, तो भैया आपको भी होने की संभावना होती है पूरी। तो थैलेसीमिया बीमारी होती है, एनीमिया बीमारी होती है, रतौंधी होती है, पर कैंसर होता है। तो जल्दी से बताइए मेरे बच्चा, कौन सा होता है जेनेटिक बीमारी? तो ऐसा नहीं बेटा एनीमिया रोग होता है, या फिर रतौंधी है, या फिर कैंसर है। जल्दी से बताइए मेरे बच्चा, जवाब क्या होगा? मैं बता देता हूं बच्चा। ध्यान रखना, थैलेसीमिया जो बीमारी होती है ये एक अनुवांशिकी बीमारी है। कैसी है? अनुवांशिकी। इसका मतलब हम कहने का मतलब ये भी हो गया, ये एक जेनेटिक बीमारी होती है बच्चा। यदि आपकी मम्मी को पापा को हुई है तो कहीं ना कहीं आपको होने की संभावना होती है। इसके वाहक जो होती हैं वो अच्छा कौन होती है? फीमेल होती है मोस्टली, ज्यादा मात्रा में। एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी, आयरन मतलब लोहे की कमी से होती है बीमारी। ठीक है। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होगा, विटामिन ए की कमी।
है ना। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होगा मेरे बच्चों। और कैंसर जो होता है ये आपकी डब्ल्यूबीसी की अधिकता से, डब्ल्यूबीसी की अधिकता मतलब उनकी जनसंख्या जो होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, तब भी क्या हो जाता है बेटा, आपका कैंसर हो जाता है, ध्यान रखना है। चलिए आगे की तरफ चलें बच्चा, बहुत शानदार, गजब आपके जवाब आ रहे हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो गया। गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। तो ऐसी कौन सी गैस है जो पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में उपस्थित नहीं थी जब बेटा जीवन उत्पत्ति हुई थी? तो ऑक्सीजन है, अमोनिया है, मीथेन है, फिर हाइड्रोजन है। तो सीधा सीधा आंसर क्या होगा मेरे बच्चा? ऑक्सीजन ही होगा। ऑक्सीजन बेटा बाद में निर्माण हुआ था, जब मोस्टली मात्रा में क्या है, पेड़ पौधों का निर्माण हुआ, उसके माध्यम से क्या ऑक्सीजन का निर्माण होने लगा था। तो यही कहना चाह रहा है, उस गैस का उस समय पर मुक्त अवस्था मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। जवाब नंबर क्या होगा? ए। बेटा आवारा जो तत्व होता है, आवारा हम कह सकते हैं, आवारा क्या कह सकते हैं? में आवारा है ना, आवारा फिरता जो फिरने वाला है, आवारा जिसको हम बोलेंगे, फ्री एलिमेंट जिसको हम बोलेंगे, फ्री एलिमेंट जो होता है मेरे बच्चा, वो कौन सा होता है? तो विशेष तौर पर ध्यान रखिए, उसको किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होती है। मीथेन गैस को मार्स गैस कहा जाता है, और मनुष्य की यूरिया में अमोनिया गैस पाई जाती है। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं राजाओं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई क्या कह रहा है। कह रहा है भाई, किसी की संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथेनोलॉजी, इथोलॉजी, इथनोग्राफी या एथिक्स? जल्दी से बताइए जवाब क्या होगा मेरे बच्चों। देखते हैं आपके जवाब का, हम इंतजार कर रहे हैं मेरे बच्चों। जवाब देते रहें और आगे की तरफ बढ़ते रहें भाई। चलिए जल्दी से बताइए क्या जवाब होगा। चलिए मेरे बच्चों, क्या जवाब होगा? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना है। जवाब होगा इथनोग्राफी जो होता है, किसी भी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथनोग्राफी कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। कहता है कि एपीकल्चर एक विज्ञान की शाखा है जो उत्पादन से संबंधित है। भाई किसके उत्पादन से संबंधित होता है एपीकल्चर? तो शहद के उत्पादन से, सेब के उत्पादन से, रेशम के उत्पादन से, लाख के उत्पादन से। तो बच्चा ध्यान रखना, आपने सुना होगा इसको हम बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? ये एपीकल्चर जो होता है बच्चा, ये विशेष तौर पर मैं बात करूं तो ये होता है बच्चा आपका मधुमक्खी पालन। क्या होता है? मधुमक्खी, मधुमक्खी जो होता है, मधुमक्खी का पालन जो होता है, मधुमक्खी के पालन के लिए विशेष तौर पर जानी जाती है। तो बच्चा मधुमक्खी क्या निकालती है? शहद निकालती है। जवाब नंबर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर ए रहेगा। बिल्कुल एपीकल्चर होता है सिल्वीकल्चर, ओलेरीकल्चर, विटीकल्चर, एग्रीकल्चर, है ना। तो ये सारे जो कल्चर्स होते हैं, ये अलग अलग नाम होता है सभी का, है ना। पूरी क्लास जब एक दिन लूंगा तो सारे के सारे कल्चर आपको समझा दूंगा बिल्कुल राइट तरीके से, ठीक है। और सारे विद ट्रिक आपको समझा दूंगा। इसके साथ साथ यदि कोई बच्चा न्यू बच्चा देख रहा है तो ध्यान रखना है, कल्चर्स और लॉजी से मैंने पूरी की पूरी क्लास डाल रखी है, आप जाकर देख लो बेटा, डाल देना कि स्टडी ऑफ जो आपका जो भी कल्चर है, स्टडी डाल देना या कल्चर डाल देना आपको ना, जीव विज्ञान के वैज्ञानिक नाम या जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, ठीक है, अध्ययन डाल देना या कल्चर डाल देना। तो भाई मनोज सर, तो बच्चा आपकी पूरी पूरी क्लास आ जाएगी, विद ट्रिक के साथ समझा रखा है, लगभग 35-40 चीजें हैं ये। चलिए 13 देखिए बच्चा, घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन है भाई? घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन है? फ्रैक्शन जो आपका करंट है उसके आविष्कारक कौन है बच्चा? इलेक्ट्रिक घर्षण के। तो थैल्स हैं, फ्रैंकलिन है, फेराडे हैं, फिर कुलाम है। जल्दी से बताओ। तो घर्षण विद्युत का आविष्कारक जो बच्चा कहे जाते हैं वो थैल्स कहे जाते हैं। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा मेरा बच्चा, ठीक है जी बच्चा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चला। कुलाम जो होता है बेटा आवेश की ऐसा यूनिट होती है बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्य यंत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सके तो उसे क्या कहते हैं? टेलेक्स कहते हैं, या फिर टेलीफैक्स कहते हैं, या फिर टेलीटैक्स कहते हैं, या फिर टेली प्रोसेसिंग कहते हैं? जल्दी से जवाब दो, क्या राइट आंसर रहेगा 14 का? देखते हैं मेरे बच्चों जवाब क्या आता है आपका। बिल्कुल राइट आंसर बेटा बच्चा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएं मेरे बच्चा। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा मेरे बच्चों क्या? जो टेलीफैक्स होता है। बिल्कुल टेलीफैक्स क्या कहते हैं बेटा? यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके और अन्य टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए पढ़ी जा सके उसको हम बोलते हैं टेलीफैक्स। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा बिल्कुल इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। कहता है कि त्रिआयाम में बनाने की लेजर किरण बीम की सहायता से छाया चित्र विधि का नाम। मतलब कि लेजर बीम से और कोई भी क्या बनाई जा रही है, कोई भी इमेज बनाई जा रही है, कोई चित्र बनाई जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलते हैं? होलोग्राफी, जीरोग्राफी, वीडियोग्राफी, या फिर
ऑडियोग्राफी मतलब कि आपने देखा होगा, ऐसे मान के चलिए जैसे हम प्रोजेक्टर देखा होगा तो इसको बीम डाली जाती है, रे डाली जाती है, पूरी स्क्रीन पर आपकी इमेज बनती है। तो कहने का मतलब ये होगा, तो ध्यान रखना, उसको हम बोलते हैं होलोग्राफी। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। होल से एक बीम आती है, एक रे आती है, और उसको क्या बनाती है, इमेज बनाने का काम करेगी। बिल्कुल राइट आंसर ए होगा भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा, कह रहा है कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। भाई सोनार जो होता है वो किस काम करने का काम करेगा? भाई सोनार जो होता है डॉक्टरों द्वारा यूज में लाया जाता है, इंजीनियरों द्वारा यूज में लाया जाता है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा यूज में लाया जाता है, नौ संचालकों द्वारा यूज में लाया जाता है। तो बच्चा जल्दी से राइट आंसर बताइए भाई। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई, वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों अपने दोस्तों के पास। जवाब नंबर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा बेटा, नौ संचालकों द्वारा इसका यूज किया जाता है। ये सोनार जो होता है बेटा, ये पनडुब्बी जो होती है ना, पनडुब्बी है ना, पनडुब्बी, पनडुब्बी से ऊपर के दृश्य को देखने का यूज किया जाता है भाई। पनडुब्बी से ऊपर के दृश्य को देखने के लिए, पनडुब्बी से ऊपर के दृश्य को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है भाई। तो ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका क्या होता है बेटा, सोनार होता है। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए भाई, आपका होता है चुंबक वाहक बल की इकाई क्या होती है? चुंबक वाहक बल की इकाई क्या होती है? वोल्ट होता है, अर्ग होता है, एम्पियर फेरो होता है, फिर कूलाम होता है। जल्दी से बताइए, चुंबक वाहक बल की इकाई क्या है? देखता हूं मेरे बच्चों का जवाब होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर जो रहेगा बेटा, एम्पियर फेरो जो होता है, ये क्या होता है, चुंबक वाहक बल की इकाई होती है। वोल्ट जो होती है मेरे बच्चा किसकी होती है? विभवांतर की होती है। और बेटा कूलाम जो होती है किसकी होती है? आवेग की होती है। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बेटा, क्या कह रहा है, एक बार बराबर होता है कितने के? 10 की पावर 5 पास्कल होता है, 10 की पावर 7 पास्कल होता है, 10 की पावर 11 पास्कल होता है, फिर 10 की पावर 31 पास्कल। बच्चा ध्यान रखना, जो पास्कल होता है ना, पास्कल, यदि मैं बात करूं पास्कल है क्या सर, तो पास्कल जो होता है बच्चा, ये किसका होता है? दाब की एसआई यूनिट है, दाब की एसआई यूनिट। ठीक है जी, दाब की एसआई यूनिट जो होती है, प्रेशर की जो होती है एसआई यूनिट होती है पास्कल। तो बच्चा ध्यान रखना, एक बार बराबर जो होता है 10 की पावर 5 पास्कल होता है। एक बार बराबर होता है कितना? 10 की पावर 5 पास्कल होता है। ध्यान रखना भाई, जवाब नंबर क्या होगा इसका? राइट आंसर ए होगा। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, मतलब ऊपर से नीचे गिराई जा रही है, किस स्पीड से, किस त्वरण से? एक्सेलरेशन क्या है बेटा उसका? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा भाई साहब? तो सीधी सी बात है, जो ऊपर से नीचे आ रही है एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, तो क्या होगा 9.8 मल्टीप्लाई 9.8 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आप 3 से कर दीजिए, 3 सेकंड कह रहा है, सेकंड यहाँ दे रखी है वैल्यू। तो कितना हो जाएगा? 8 या 24 का 4 2 और 9 या 27 28 29, तो कितना हो गया? 29.4। तो कितना होगा बेटा? 29.4 कहाँ पर है भाई? देख लो, 29.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होगा बेटा, इसकी क्या होगी? रफ्तार होगी। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? ए रहने वाला। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वेग को दुगना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग को दुगना कर दिया जाए, संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुगना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, फिर चौगुना हो जाएगा। जल्दी से बताइए, आपने क्या किया? वेग को दुगना कर देने पर संवेग, आपको पता है बेटा P इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू होता है mv। P इक्वल टू mv का मतलब होता है, P मतलब मोमेंटम, m का मतलब होता है मास। ठीक है जी, मास मतलब द्रव्यमान, और v का मतलब होता है वेलोसिटी। ध्यान रखिए, ये वेलोसिटी होता है। तो बच्चा कहने का मतलब है द्रव्यमान और वेग। इसमें कह रहा है कि भाई वेग को दुगना, इसको दुगना कर दिया जाए, तो सीधी सी बात है, जब वेग को दुगना करेंगे तो क्या होगा? मोमेंटम क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, दुगना हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? ए रहेगा। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भाई साहब। आपने जब वेग को दुगना कर दिया तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भाई, कह रहा है कि कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। कब हो जाती है अधिकतम भारशील कोई वस्तु? जब वायु के अंदर, जल में, हाइड्रोजन में, या फिर निर्वात में। जल्दी से बताइए, सबसे अधिक भारीशील जब वस्तु लगेगी तो कब लगेगी? तो सीधी सी बात है बच्चा, किसमें लगेगी भाई? वो वैक्यूम के अंदर। किसमें बच्चा? वैक्यूम के अंदर। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है, कोई वस्तु अधिकतम भारशील जो हो जाती है वो क्या होगा बेटा? निर्वात के अंदर लगेगी भाई, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बेटा, क्या कह रहा है, जीवधारियों के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? जीवधारियों के वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति है, वंश है, गण है, या फिर जगत है? जल्दी से बताइए क्या जवाब होगा। जीवधारियों का वर्गीकरण किया था, आपको पता है कॉर्लिनियस नाम के एक व्यक्ति हुए थे जीवधारियों का, जिसने वर्गीकरण किया था। यहाँ पर हम वर्गीकरण की बात करें तो बच्चा उनका नाम था क्या नाम था? कॉर्लिनियस नाम के एक व्यक्ति हुए, जिन्होंने क्या किया था? वर्गीकरण किया था, जीव मतलब बायोलॉजी का वर्गीकरण किया था इन्होंने। बायोलॉजी का वर्गीकरण इन्होंने किया था, कॉर्लिनियस ने। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है।
तो इसमें कह रहा है भाई सबसे छोटी क्या होता है, सबसे छोटी इकाई क्या बेटा, जाति होती है। जाति के आधार पर बांटा गया था। जैसे जाति के आधार पर बेटा 500 प्रकार की प्रजातियों को वर्णन किया था एरिस्टोटल ने जंतु की, और 500 प्रकार की प्लांट की जातियों का वर्णन जो किया था प्रजातियों का, वो थे आपका कौन, थियोफ्रास्टस। ध्यान रखना है, क्योंकि बायोलॉजी के पितामह कहे जाते हैं एरिस्टोटल, और वनस्पति जगत के जो पितामह कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। भाई लिख लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम उद्भव हुआ। तो सबसे पहले पृथ्वी पर उद्भव क्या हुआ है, वो जीवाणु हुआ है, विषाणु हुआ है, पादप हुआ है, मानव हुआ है, जल्दी से बताओ। तो पृथ्वी पर बताया जाता है भाई सबसे पहले जो उद्भव स्थल हुआ है भाई वो किसका बताया जाता है, विषाणु का, बैक्टीरिया का, सॉरी वायरस का बताया जाता है। ध्यान रखना भाई, वायरस का बताया जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, इस बारे में मतभेद होता है, बिल्कुल फिक्स नहीं है ये। बिल्कुल एक डाटा में क्वेश्चन देखा है मैंने, वहां पर से एक एग्जाम के अंदर आया था, वहां पर राइट आंसर यही माना था, वायरस का उद्भव हुआ है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर आपके सामने भाई, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है व्हेल। व्हेल एक मछली होती है बच्चा, मछली आपने सुना होगा, व्हेल मछली होती है। तो व्हेल मछली निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में प्राणी में आती है, व्हेल किस में आती है, ब्लू व्हेल है ना, तो ये मत्स्य वर्ग में आती है, स्तनपायी होती है, सरीसृप होती है, उभयचर होती है। बहुत से बच्चे मछली कह देंगे, भाई ये मछली तो है, परंतु बच्चा ध्यान रखना है ये मैमल्स होता है। मैमल्स को बोलते हैं बेटा स्तनपायी, क्या बोलते हैं, स्तनपायी बोला जाता है मैमल्स को। ये मैमल्स होता है मेरे बच्चा, तो ध्यान रखना, मैमल्स स्तनपायी वो जीव होते हैं जो बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। क्या कहते हैं, बच्चों को जन्म देना, बच्चों को जो जन्म देते हैं वो क्या होते हैं मेरे बच्चा, वो आपके मैमल्स कहे जाते हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखिए मेरे बच्चों, ठीक है जी। आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा स्तनपायी जीव, बच्चों को जन्म देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं बेटा बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो मैमल्स होते हैं मेरे राजाओं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 25, देखिए भाई, कोशिका रचना को सर्वप्रथम देखने का श्रेय किसको जाता है भाई, कोशिका रचना को सर्वप्रथम देखने का श्रेय किसको जाता है, तो मैथियास स्लाइडन को जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है, रॉबर्ट ब्राउन को, या फिर रॉबर्ट हुक को। तो कोशिका रचना को सर्वप्रथम देखने का श्रेय किसको जाता है, कोशिका के जो खोजकर्ता कहे जाते हैं मेरे बच्चों, कौन कहे जाते हैं, बिल्कुल राइट आंसर है, क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा बेटा रॉबर्ट हुक। ये रॉबर्ट हुक जो है 1665 में इन्होंने बेटा कॉर्क की छाल, किसकी छाल थी, कॉर्क की छाल, कॉर्क की छाल पर सबसे पहले किसको देखा था मेरे बच्चों, किसको देखा था, आपको सेल को देखा था, जिसको रूमा स्ट्रक्चर, जिसका था रूम के आकार का स्ट्रक्चर था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल के बारे में बताया था, किसके बारे में बताया था, डेड सेल। डेड सेल को बोलते हैं बेटा मृत कोशिका, क्या बोलते हैं, मृत कोशिका के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था राजा, वो बताया था मेरे बच्चों किसने, रॉबर्ट हुक ने। चलिए रॉबर्ट ब्राउन जो है वो बेटा कोशिका के केंद्रक के खोजकर्ता कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बेटा, कहता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, उपास्थि कोशिका होती है, कंकाल कोशिका होती है, फिर आरबीसी। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए मेरे बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा भैया। गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, चलते रहें आगे तरफ बढ़ते रहें भाई, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा बेटा तंत्रिका कोशिका जो होती है, न्यूरॉन्स जो होती है भाई, क्या होती है, न्यूरॉन्स जो होती है, न्यूरॉन्स, ये भैया क्या होती है, सबसे लंबी कोशिका जो होती है न्यूरॉन्स होती है, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। चलना बेटा आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई, अगला क्वेश्चन क्या आता है, देखिए मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या क्या कह रहा है, कहता है बेटा कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल ना, कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका जहाँ मरती है वो कौन सी होती है बच्चा, वो गोल्जी का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, फिर केंद्रक होता है। बच्चा ध्यान रखना, इसका जवाब जो होगा भाई वो होगा लाइसोसोम। बेटा गोल्जी का जो होता है इसको हम बोलते हैं याता यातायात प्रबंधक, क्या बोलते हैं, यातायात प्रबंधक कहा जाता है किसको, गोल्जी काय को। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऊर्जा घर कहा जाता है। और लाइसोसोम को मैंने कहा आत्महत्या की थैली, क्या कहा जाता है, आत्महत्या, आत्महत्या की थैली कहा जाता है ना, सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। और मेरे बच्चा एक और होता है कोशिका, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, कोशिका का प्रबंधक, कोशिका का कोशिका का प्रबंधक या मैनेजर, है ना जी। तो ध्यान रखना है, कोशिका का प्रबंधक जो होता है वो कौन होता है बच्चा, आपका केंद्रक होता है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण हो जाती है, मतलब कि उसके अंदर जो आपका जो आपकी जेनेटिक पावर जो होती है ना, जो फर्टिलाइजेशन जो पावर होती है वो क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो किस विटामिन की कमी से होता है भाई जनन क्षमता, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों, विटामिन ई होता है। ये इसकी कमी से क्या होता है बेटा, इसकी कमी से क्या होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं नपुंसकता, क्या बोलते हैं, नपुंसकता, या हम कह सकते हैं इनफर्टिलिटी, क्या होती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है भाई, ध्यान रखना है। विटामिन सी की कमी से क्या होगा मेरे बच्चों, स्कर्वी होगा, स्कर्वी होगा। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है मेरे बच्चों, रिकेटस होगा, ध्यान रखना है। और विटामिन के की कमी से क्या होगा, रक्त का थक्का न बनना, ठीक है जी।
रक्त का थक्का जो नहीं बनेगा वो विटामिन के की कमी से होता है। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 29 क्या कह रहा है, विटामिन ए का स्रोत क्या है भाई। विटामिन ए सबसे ज्यादा किससे मिलेगा, अंडे से, मछली से, गाजर से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दें भाई। विटामिन ओ का जो ए का समृद्ध स्रोत जो होता है जहां से मिलता है वो गाजर से मिलता है। राइट आंसर क्या होगा बच्चा, गाजर रहेगा। बिल्कुल राइट आंसर। चलिए विटामिन ए की कमी से रोग होता है बेटा कौन सा, रतौंधी और गाजर खाने से विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है। और विटामिन ए का जो साइंटिफिक नाम होता है वो क्या होता है, रेटिनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत। भैया सबसे अधिक लोहा जो है, आयरन जो है वो किससे प्राप्त होगा भाई, हरी सब्जियों से, दूध से, अंडे से, या फिर सैम से। कितनी बार मैंने बच्चा बताया है, जो हरी सब्जियां, हरी पत्तीदार जो सब्जियां होती हैं, पत्तीदार सब्जियां, जैसे कि मैं आपसे कह देता हूं भाई, इस हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, जिसमें आपको मैं सामने लिख रहा हूँ, पालक लिख देता हूँ, है ना, मेथी लिख देता हूँ, कद्दू लिख देता हूँ, मतलब जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक, मेथी, है ना, और इसके साथ हरी पत्तेदार में नहीं आएगा परंतु ये गुड़ होगा, गुड़ से भी क्या मिलता है, आयरन होता है, एक अलग से हम लिख सकते हैं। हरी पत्तेदार में तो नहीं आएगा परंतु गुड़ क्या है, पर गुड़ में भी क्या होता है बेटा, आयरन होता है, ध्यान रखना है। तो आयरन जो होता है, आयरन की कमी से जो रोग हो जाता है एनीमिया होगा। तो इसी वजह से आपको हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, जिससे आपको आयरन की कमी ना हो, या फिर आयरन आपको आयरन कमी से एनीमिया रोग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 31 देखिए भाई, पदार्थ की चौथी अवस्था, चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है, फोर्थ स्टेट कौन सी होती है ना, मैटर की फोर्थ स्टेट बताने बेटा, फोर्थ स्टेट कौन सी है भाई, चौथी अवस्था कौन सी होती है, ठोस होता है, तरल होता है, प्लाज्मा होता है, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस है, प्लाज्मा। तो बच्चा ध्यान रखना है, जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा है ना जी, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा ये पदार्थ की चौथी अवस्था, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, 5 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो बच्चा चौथी प्लाज्मा है, 5वीं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है। प्लाज्मा जो होता है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो सूर्य के अंदर बेटा ये प्लाज्मा ही होता है, या हम कह सकते हैं फ्लोरोसेंट जो ट्यूब जलती हैं, जो आपकी ट्यूब जलती है घर के अंदर, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा की एक फॉर्म होती है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बेटा, वायु है, वायु जो एयर होता है बेटा, एयर क्या है भैया, एयर सभी को पता, हवा चल रही है तो उसमें सारी गैसेस का मिश्रण है, तो यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, वैद्युत अपघट्ट है। तो सीधी सी बात है बेटा, एयर क्या होती है मेरे बच्चों, एयर जो होती है, एयर इज अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड। तत्व होता है बेटा एलिमेंट, और एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट बेटा विशेष तौर पर एक अपना एक करेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ आयरन, है ना, कोबाल्ट लिख दिया, निकल लिख दिया, कॉपर लिख दिया, जिंक लिख दिया। बेटा ध्यान रखना है, ये सभी क्या होते हैं मेरे बच्चों, तत्व होते हैं। जितने भी प्रोडक्ट टेबल के अंदर जितने भी क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, है ना, धातु, अधातु, उपधातु, सभी क्या होते हैं, तत्व होते हैं। यौगिक बेटा जिसका फॉर्मूला बन जाए, जैसे H2 होता है, CO2 होता है ना, जिसके मैं लिख देता हूँ आपके सामने C2H5OH लिख दूँ, है ना, इथाइल अल्कोहल लिख देता हूँ, जैसे एसिटिक एसिड लिख देता हूँ, जिसका फॉर्मूला बन जाए वो सभी ओवरऑल क्या होते हैं मेरे बच्चों, यौगिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, आ रहा होगा समझ भाई। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आगे की तरफ बढ़ते रहें, अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाएं भाई। चलिए सभी क्वेश्चंस का भाई साहब लिखते रहें, जो क्वेश्चंस नहीं आता उसको लिख लें भाई, ठीक है। जब पेपर होगा, एग्जाम होगा, उससे पहले विशेष इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, एक बार सभी के सभी रिवाइज ले लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बेटा, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर, आपने कोई भी लिक्विड है और उसको गर्म किया तो उसकी डेंसिटी जो होगी भाई, डेंसिटी को बोलते हैं घनत्व, क्या बोलते हैं, डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, घनत्व क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। मास को क्या बोलेंगे बेटा, आयतन, क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे, और अपॉन में क्या बोलेंगे बेटा, सॉरी द्रव्यमान बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द्रव्यमान, ठीक है जी, क्या बोलेंगे इसको, द्रव्यमान बटे में, द्रव्यमान बटे में आयतन। ध्यान रखना, द्रव्यमान बटे में आयतन बोलेंगे इसको। तो बच्चा ध्यान रखना, तरल पदार्थ घनत्व कम, गर्म करने में क्या होगा, कम होगा, बढ़ जाएगा, बदलता नहीं है, फिर दबाव के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। तो तरल पदार्थ घनत्व जो गर्म किया जाए तो कम हो जाता है, बिल्कुल सीधी सी बात है। घनत्व क्या होगा, डेंसिटी क्या हो जाती है मेरे बच्चा, कम हो जाती है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बेटा, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम ऊर्जावान है, जिसमें सबसे कम एनर्जी जो होती है कौन सा होता है, द्रव्य होता है, ठोस होता है, प्लाज्मा होता है, गैस होता है। तो बच्चा ध्यान रखना, प्लाज्मा तो बहुत ज्यादा एनर्जी होती है ना, गैस आप गर्म करिए हर चीज को, तो बच्चा ध्यान रखना जिसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर भाग रहे हैं उसमें ज्यादा एनर्जी होगी भाई, ध्यान रखना। द्रव्य के अंदर भी एनर्जी होती है, गैस के अंदर भी, प्लाज्मा में भी। तो बच्चा ध्यान रखना, इसका क्या होगा, इनके मुताबिक क्या होगा बेटा, ठोस में होता है सबसे कम ऊर्जावान होता है। बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा मेरे बच्चों, बिल्कुल राइट आंसर मेरे बच्चा क्या रहेगा, ठोस रहेगा, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बेटा, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है भाई, आपने कुछ हथौड़ा लिया, उसको ऐसे उठा रखा है, तो उसमें कौन सी एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, मांसपेशी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसको मैकेनिकल एनर्जी, इसको मसल्स एनर्जी, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चा हाफ mv स्क्वायर, क्या होता है,
हाफ एम वी स्क्वायर होता है भाई। और स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है बेटा, इसका होता है mgh। क्या होता है? mgh, मास, ग्रेविटी और हाइट। इसका होता है मास और वेलोसिटी होता है भाई, ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है। उसमें कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, ऊर्जा को स्टोर किया गया है। और ऊपर से जैसे नीचे आएगी बेटा, उसमें क्या होती है मेरे बच्चों? स्थितिज ऊर्जा है, वो चोट मार देगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बेटा, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं भाई? तो आपने देखो, दाब कहा जाता है, आवेग कहा जाता है, धक्का कहा जाता है, या फिर बल कहा जाता है। तो सभी को पता होगा जी, बल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना गुना त्वरण, यही तो होता है। तो यही तो फॉर्मूला है, यही पूछ रहा है। फोर्स बराबर क्या होता है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ये सभी को पता है ना? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। जवाब नंबर क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा बेटा? बल होगा। इसका बेटा आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ये पूछा है, द्रव्यमान त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं बेटा? बल कहता है, फोर्स कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए मेरे बच्चों, 35 36 को हमने क्वेश्चंस के बड़े मजेदार क्वेश्चंस हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और बने रहिए इसी समय आप इसी चैनल के साथ। पूरी की पूरी साइंस हम आपको कराएंगे, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपके लिए हम ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे। तो चलिए बेटा, आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, चलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।